हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर क्लासेस मनेर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। ये हमारे इस सीरीज के तीसरा वीडियो है, ठीक है। इसके पहले दो वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देखिए, ठीक है। तो आज के वीडियो को शुरू किया जाता है। अच्छा, एक और बात, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, अगर हो सके तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अपने एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आसानी से बना सकें। चलिए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है, यानी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसका डायमेंशन निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। चलिए, याद तो होगा तो टिक आउट कर देंगे, अगर आपको नहीं निकालने आता है तो सीखिए, शॉर्टकट में बताएंगे। E इक्वल टू एफ बाई में क्यू फॉर्मूला पढ़े हुए। किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू, बल बटा में आवेश, फोर्स अपॉन में चार्ज। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन अगर आपको याद होगा, डायमेंशन फॉर्मूला में हम लोग पढ़े हैं, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी इनवर्स 2। और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट इनटू टाइम, यानी इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो और डायमेंशन जान गए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है भाई, एम एल टी इनवर्स 2, और क्यू चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, एटी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एम एल तो एक ही है, टी ऊपर चला जाए तो दो पहले से एक और आ जाएगा, टी इनवर्स 3, और ए ऊपर जाएगा, क्या हो जाए, ए इनवर्स। चलिए क्लोज इंटरवल में बंद कर देते हैं। अब बताइए इसका डायमेंशन फॉर्मूला किससे मैच खा रहा है, देखिए 13 31 ये वाला ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है, याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा क्या होता है, कोड वर्ड भी याद रख सकते हैं, 13 31 पीछे दोनों माइनस, ठीक है। अब बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो लिख देंगे एम एल टी ए, और पहले पे 1 चढ़ा दिए, ठीक है, दूसरे पे 1, तीसरे पे -3 और चौथे पे -1। क्लियर है ना, याद हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, ये वाला। क्लियर है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सवाल। आगे की ओर बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बताइए एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम होता है या फिर क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, दोनों में से कोई भी रहेगा तो सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं, न्यूटन कूलम नहीं हो सकता, न्यूटन पर कूलम यानी एन बाई सी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एन सी इनवर्स या फिर वीएम इनवर्स। क्लियर है ना, ये भी लिखा हुआ रह सकता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण फॉर्मूला याद है इसका आपको, P इक्वल टू 2L into Q होता है। What is the SI unit of electric dipole moment? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो गया P इक्वल टू 2L into Q। अब ध्यान से देखिए, P तो ठीक है, 2L लेंथ के लिए क्या यूज होता है, मीटर, लेंथ कैसे यूनिट मीटर, और चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम, यानी यहाँ से इसका SI यूनिट निकल के आ जाएगा कूलम मीटर। क्या आ जाएगा इसका SI यूनिट, कूलम मीटर। अब देखते हैं क्या है कूलम मीटर, कौन दिया हुआ है, देखिए कूलम मीटर, कूलम पर मीटर, कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर मीटर, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, कूलम मीटर। कभी कभी ऐसा भी लिखा जा सकता है C इंटू एन, बात सेम ही है, कूलम मीटर भी इसको बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल बनाते हैं हम लोग, मान लो बनाए हैं, ए भी एक डाइपोल, जबकि डाइपोल पढ़ाया गया था जब आपको बताया था कि ए भी एक डाइपोल है, इसमें चार्ज का वैल्यू -Q और ये +Q, दोनों के बीच का लेंथ हम लोग 12 लेट करके चले थे, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट था हमारा O। क्लियर है, यही ना डाइपोल था। डाइपोल का टोटल चार्ज बोल रहा है, टोटल चार्ज यानी कुल आवेश कैसे निकालेंगे, तो इसके दोनों टर्मिनल का जो चार्ज होगा जोड़ देंगे, पहला है -Q और दूसरा है क्या, +Q, दोनों कैंसिल हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी डाइपोल पे टोटल चार्ज का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है, याद रहेगा ना, डाइपोल पे टोटल चार्ज कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। आगे, वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों को अलग करता है क्या कहलाता है, यानी दो तरह के आवेशों को अलग करने वाला गुण क्या कहलाता है, द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज विच क्लासिफाइड चार्ज इनटू टू टाइप, यानी चार्ज को दो भागों में बांटा गया, एक धनात्मक
ठीक है। और दूसरा ऋणात्मक, पढ़े ना आवेश कितने तरह का, दो तरह का, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव एंड निगेटिव। किस बेस पे इसको बांटा गया भाई बताइए, चार्ज को दो पार्ट्स में किस बेस पे भागा गया, बांटा गया है? क्या पोलराइजेशन ऑफ चार्ज पे यानी आवेश की ध्रुवता पे, आवेश की प्रबलता पे यानी स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज पे, आवेश के परिमाण पे यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, या आवेश के क्षेत्र? आवेश के परिमाण के बेस पर, यानी इसका आंसर क्या होने वाला है, सी होने वाला है। क्लियर है? आवेश का परिमाण है, ये बता रहा है कि इसका परिमाण पॉजिटिव है, इसका परिमाण निगेटिव है, यानी आवेश को दो भागों में किस आधार पर बांटा गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बेस पे बांटा गया। क्लियर है? आगे क्यों बढ़ते हैं। 5 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 20 किलो वोल्ट, कितनी ऊर्जा दी गई है, 20 किलो वोल्ट यानी विभव का मान दिया हुआ है, आवेशित किया जाए तो आवश्यक ऊर्जा का मान क्या होगा, एनर्जी क्या हो सकती है। कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफैराड इज चार्ज एट 20 किलो वोल्ट, देन रिक्वायर्ड एनर्जी विल बी, रिक्वायर्ड एनर्जी बताना है। चलिए सबसे पहले सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड को फैराड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या से मल्टीप्लाई करेंगे बताइए जल्दी से, 10 के पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या में कन्वर्ट हो गया, फैराड में। अच्छा कितना एनर्जी चार्ज दिया गया, यानी कितना वोल्टेज दिया गया है, यानी इसका पोटेंशियल क्या है, विभव, विभव का मान कितना दिया, विभव को V से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल को, V इक्वल टू 20 किलो वोल्ट, किलो वोल्ट मतलब वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द पावर 3 या 1000 भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, पढ़े हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2, C का वैल्यू क्या है, CC 5 into 10 inverse 6, V का स्क्वायर है तो दो टाइम्स लिख सकते हैं, 20 गुना 20 यानी 400, और 10 का पावर 3 है, दो बार लिखेंगे तो 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 और माइनस 6 कैंसिल, ठीक है, 5 से इसको 2 से काट दिए इसको 200 बार में, बचा क्या 5 into 200 यानी 1000 जूल। अब 1000 जूल कौन है इसमें से, अब बहुत लोग कहेंगे 1000 क्या भाई, 1000 जूल को 1 किलो जूल भी तो लिखा जा सकता है, किलो में इसको क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ेंगे, जल का परावैद्युतांक कितना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जल का परावैद्युतांक परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर का कितना होता है बताइए जल्दी से, 80 होता है। जब आपको पढ़ा रहे थे तो बताया गया था कि जल का परावैद्युतांक कितना होता है, 80। और सुनिए धातुओं का परावैद्युतांक किसका, मेटल का, ये तो आपका हो गया वाटर का, ये मेटल का, मेटल का कितना होता है इनफाइनाइट, नॉन मेटल का कितना होता है, 0, कितना होता है 0। क्लियर है? और ग्लास का, ग्लास बोले तो कांच का कितना होता है, 7 होता है। तो ये सारे वैल्यूज आपको याद है। एक और बता देते हैं, अपसाइलन आर का वैल्यू कितना होता है, अपसाइलन आर कहने का मतलब निर्वात में कितना या हवा में कितना कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है? सारे वैल्यूज याद रखेंगे, जल का 80, मेटल का अनंत, नॉन मेटल का 0, ग्लास यानी शीशे का 7, निर्वात या हवा का 1 होता है, एयर का 1, एयर 1, ग्लास 7, नॉन मेटल 0, मेटल इनफाइनाइट, वाटर 80। यहाँ पे हमको क्या पूछा गया था, वाटर का, तो वाटर का क्या हो जाएगा 80। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ते हैं, Q बराबर एनी फॉर्मूला में n का कौन सा मान संभव नहीं, Q बराबर एनी फॉर्मूला में n किसको रिप्रेजेंट करता है, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर, यही ना। देखिए फॉर्मूला बोला गया कि Q बराबर एनी में n का कौन सा वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, विच वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल वैल्यू पहले तो जानना पड़ेगा कि n क्या है, n का मतलब क्या है, इंटीजर, यानी ऐसा नंबर जो एक कंप्लीट वैल्यू रखता हो। 4 कंप्लीट वैल्यू है, ये तो हो ही सकता है, 8 कंप्लीट वैल्यू है, ये हो सकता है, 100 कंप्लीट वैल्यू है, ये हो सकता है, यानी कौन वैल्यू नहीं होगा, 4.2, यानी आपका ऑप्शन सी सही होगा। चार्ज का कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है जी, तो 4.2 जो है चार्ज का पॉसिबल वैल्यू नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, बल का मान पूछा जा रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स का वैल्यू पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, E इक्वल टू एफ अपॉन में Q। क्या पूछा जा रहा है आपसे, फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू निकालेंगे यहां से तो ये इधर चला जाएगा, तो E इंटू Q, ये भी हो सकता है, या इसको सीधा करके लिखना चाहे तो Q इंटू E भी लिख सकते हैं। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर है?
क्लियर है ना। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं अगले सवाल पे। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी? सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? बताइए। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, जहां क्यू का एसआई मात्रक कूलम, ए माने एरिया, एरिया का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर, यही ना होगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। क्या है? फॉर्मूला भी डायरेक्टली डाल सकता है ये आपके एग्जाम में कि सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बाई ए होता है। क्यू के लिए क्या यूनिट हो गया? कूलम, और ए के लिए मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज, फोर्स अप्लाइड हुआ पर यूनिट चार्ज, इसको क्या कहा जाता है? बताइए। अभी थोड़ा देर पहले इसके पहले वाला क्वेश्चन था, इसको क्या कहते? ई कहते। ठीक है, और ई से किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या? कूलम। बहुत लोग देखिए यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलम बल दर टिक कर दिया, हो जाएगा गलत। ये नहीं होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कि प्रति एकांक यानी पर यूनिट बाई में चार्ज हो और फोर्स अपॉन में हो, तब इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। क्लियर है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? परावैद्युतांक का एसआई मात्रक बताइए, आपको याद होगा। बताइए क्या होता है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम तो बताएं भाई कि परमिटिविटी का यूनिट क्या होता है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन मिल नहीं रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, कूलम स्क्वायर तो ठीक है, न्यूटन को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में चला जाएगा, मीटर स्क्वायर को भी ले जाएंगे ऊपर, मीटर इनवर्स 2 में हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। देख रहे हैं कितना घुमा के ऑप्शन दिया गया। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, अच्छे से देख लीजिएगा। क्लियर है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता, देखिए वहां पिक्चर है, उसमें आपको ए और बी के बीच की समतुल्य धारिता निकालनी। चलिए पिक्चर बनाते हैं। ये ना है जी, देखिए कैपेसिटेंस निकालना है, रिजल्टेंट में कितना होगा। यहाँ पे बी है, यहाँ पे आपका ए है, ये 3 माइक्रोफैराड रहा, ये 2 माइक्रोफैराड रहा, और ये 4 माइक्रोफैराड। सबसे पहली बात, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज की पैरेलल, ये बताइए। पैरेलल दिख रहा है ना, पैरेलल के लिए C इक्वल टू निकालेंगे, 3 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइक्रोफैराड हो गया। अब ध्यान से देखिए, 5 माइक्रोफैराड हो गया तो ये 5 हो गया, और ये हो गया आपका 4, 5 हो गया और ये 4 हो गया। अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो गया? सीरीज में। ऐड करना पड़ेगा, 1/5 + 1/4, 4 है यहाँ, हटा देते हैं, मिस्टेक हो गया। ठीक है, 1/5 + 1/4 इक्वल टू 1/c, 5 4 कैल्शियम 20, 4 + 5 इक्वल टू 1/c, 9/20 इक्वल टू 1/c, c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20/9। क्लियर है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आया हुआ है, आंसर भी याद रख सकते हैं आप। क्लियर है ना। लेकिन नॉर्मल है, करना क्या है? 3 और 2 क्या हो गया भाई? 5 हो गया। ठीक है, और ये क्या था? 4 था। 5 और 4 इनको रिवर्स करके जोड़ दो। ठीक है, और जो भी आंसर है उसको फिर से रेसिप्रोकल कर दिए, जो है वो हो गया हमारा आंसर। क्लियर है ना। आगे क्यों बढ़ते? किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए धारिता का मान यानी कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा? C इक्वल टू क्यू बाई वी भी होता है। ये तो नहीं दिया हुआ, ये तो नॉर्मल सा फॉर्मूला है। अच्छा, अब यहाँ पे V का वैल्यू निकालेंगे और रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ऐसे करके आएगा। C का वैल्यू क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, जहाँ पे A जो है आपका बता रहा है एरिया, D बता रहा है प्लेट के बीच की दूरी को, C बता रहा है धारिता को, एप्सिलॉन नॉट बता रहा है निर्वात की विद्युतशीलता को। याद है ना। हालांकि आपको ये प्रूव करने के लिए भी आ सकता है आपके एग्जाम में, हालांकि आया हुआ पिछले साल ही शायद आया है, तो आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे कि ये कैसे प्रूव किया जाता है। इसका वीडियो हो सकता है तो डालेंगे हम, क्योंकि ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे क्योंकि रिपीटेशन हो सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर है ना। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के उत्तम है? विच सबस्टांस इज यूज्ड एट
कॉम्बिनेशन वायर। कॉम्बिनेशन वायर में कौन से बताइए, ये नाइक्रोम का कहाँ यूज करते हैं? हीटर में, ठीक है हीटर। अच्छा, टंगस्टन का कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब में। कॉपर का ही यूज होता है कॉम्बिनेशन वायर में, यानी संयोजक तार में किसका प्रयोग किया जाता है बताइए? तो तांबे का प्रयोग किया जाता है, यानी कॉपर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ना? आगे की ओर देखिए, 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट पे चलाया जाए। हो रहा है कि पावर 200, सॉरी पावर नहीं, पावर तो कुछ और दिया हुआ, पावर देख लेते हैं। पावर जो है आपका 1000 वाट दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है कि 220 वोल्ट का एक बल्ब है जो 1000 वाट पावर रेटिंग रखता है। अच्छा ठीक है, उसको अगर हम लोग 110 वोल्ट वोल्टेज को कितना ले ले, 110 ले ले, तब वो कितना पावर का कंजप्शन करेगा? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? P इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो यहाँ से अगर R इक्वल टू निकालें तो वी स्क्वायर अपॉन वी भी हो सकता है ना। R इक्वल टू वी का स्क्वायर, वी कितना है? 220 इंटू 220 अपॉन में 1000। चलिए 0 से 0 काट दिए, ये 0 से ये 0 काट दिए, बचा क्या? 484, 24 का स्क्वायर अपॉन में 10। ये आपका R का वैल्यू आ गया। अब इसको हमको क्या पे चलाना है भाई? 110 वोल्ट पे। तो V का वैल्यू 110 रहेगा और R का अभी भी उतना ही रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, रेजिस्टेंस बदलता नहीं है। फिर से P इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन में R। V का वैल्यू कितना? 110 गुना 110 बटा में 484 बटा में 10, तो 10 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। काटते हैं, देखते हैं क्या होता है। 11 से 10 बार में 11 चौक 44, 4 4 4 बचेगा, ठीक है 44 बार में। अच्छा फिर से 11 से 10 बार में, 11 से कई बार में? 4 बार में। आगे देखिए 10 और 10 100 काट दिए, कितने बार में? 25 बार। 25 गुना 10 कितना आ रहा है? 250 वाट। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले पावर जो दिया है वो ले लिए, वोल्टेज जो शुरू में दिया हुआ उसको लेके और किसका वैल्यू फाइंड कर लिए? रेजिस्टेंस। फिर से वही फॉर्मूला लगाए और इस बार वोल्टेज तो नया हो गया, रेजिस्टेंस सेम रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है, रेजिस्टेंस सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। वही रेजिस्टेंस लेके और फिर से क्या किए? P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, काट कूट के आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है ना? आगे की ओर देखते हैं। तापक्रम बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता है, ताप बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रतिरोध घट रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ सबस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विल बी, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में अलग अलग। तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, रेजिस्टेंस ऑफ सबस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विल बी। अच्छा डिक्रीज यहाँ पे होगा, यानी रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है। तो वो कौन सा सबस्टेंस होगा? तो वो हमारा होता है सेमीकंडक्टर। याद रखिएगा कि अगर टेम्परेचर को, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, टेम्परेचर को अगर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? घट जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है। और वो किसमें होता है भाई? सेमीकंडक्टर में होता है, यानी अर्धचालक में होता है। याद रखिए, चालक में दूसरा केस है, विद्युत रोधी में दूसरा केस है। अर्धचालक में क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी सब ये अलग अलग है, आप लोग याद कर लीजिएगा। कंडक्टर का भी देख लीजिएगा, ठीक है, सेमीकंडक्टर का भी, इंसुलेटर का भी, कि टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है ना? व्हीटस्टोन ब्रिज में भुजा प्रतिरोध PQRS हो तो संतुलन की स्थिति में व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस के सिचुएशन में, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस का कंडीशन क्या है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ ऐसा ही था ना, जहां पे 4 रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे रेड से कर देते हैं, एक यहाँ पे 2 3 और ये 4, यहाँ से अपना था। यहाँ पे होता था P Q R और S। तो इसके लिए क्या कंडीशन था? जब फाइनल प्रूवमेंट किए तो क्या रिजल्ट आया था? P बाई Q इक्वल टू R बाई S, यानी कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है ना? बोलिए, कोई दिक्कत है? आगे की ओर बढ़ते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? वोल्ट मीटर, आइडल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो अगर वोल्ट मीटर आइडल है तो उसका रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा?
इनफाइनाइट होगा। याद रखना है 10 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। इससे रिलेटेड एक और सवाल, अगर यहाँ वोल्ट मीटर की जगह एमीटर रहता, क्या रहता? एमीटर रहता, तो इसका क्या हो जाता? शून्य, क्योंकि इसको धारा सही से नापनी है, सही से मापनी है, तो रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो बहुत अच्छे से मापेगा ना। क्लियर है? तो याद रखना है वोल्ट मीटर के लिए अनंत, और शून्य किसके लिए? शून्य हो जाएगा आपका एमीटर के लिए। क्लियर है? आगे ये 50,000 ओम भी किसी क्वेश्चन का आंसर है। क्या है ये बताइए? मानव शरीर का प्रतिरोध है। किसका है? मानव शरीर का प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस ऑफ हेल्थी ह्यूमन बॉडी, स्वस्थ मनुष्य का प्रतिरोध कितना होता है भाई? 50,000 ओम होता है। ये भी बात आपको याद रखनी। चलिए, प्रतिरोधकता के ताप गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता के टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? फॉर्मूला याद है आपको? बताइए। R इक्वल टू, ठीक है, R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा टी, बहुत सारे टर्म्स हैं। ये यहाँ पे जो आपका अल्फा है, इसी को क्या कहते हैं? ताप गुणांक कहते हैं। ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा टी भी रह सकता है। ये दोनों का भी वैल्यू चेंज रहता है, नाम अलग अलग दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका जो है, इसको कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा, और इसका एसआई यूनिट जो होता है क्या होता है? केल्विन इनवर्स होता है। क्या होता है? केल्विन इनवर्स। ठीक है, याद रहेगा। क्लियर? तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सब ऑब्जेक्टिव के थे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी थे। इस वीडियो का अगला पार्ट भी बहुत जल्द आएगा, उसमें भी आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चन को कवर करवाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जो भी आपको डाउट लगे वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसको नोट करके रख लीजिए आप एक जगह। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, या फिर अंत में इन सब का एक फाइनल रिकैप पीडीएफ दे दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। हाँ, हमारे वीडियो को शेयर करना जरूरी है, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहे और ऐसे वीडियो को ला सकें।